हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने ये डिपार्टमेंटल टेस्ट दिया है एमयू का, बीए बीएड और बीएससी बीएड, ठीक है, तो इसका हम रीजनिंग का पेपर का डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है, द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैलेंडर के चैप्टर से है आपका। तो हमें यहाँ पर इसको जज किस तरह से करना है, लिखा है कि द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, यानी यस्टरडे से पहले वाला जो दिन था वो सैटरडे था। तो इसका सेंस ये जा रहा है कि आज मंडे रहा होगा। हम ये इस तरह से कंसीडर करेंगे कि आज मंडे है और यस्टरडे में संडे था और बिफोर यस्टरडे में सैटरडे था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो उस हिसाब से हमने ये जज किया कि आज जो है, उस हिसाब से हमने क्या जज किया कि टुडे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। टुडे मंडे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहां पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, यानी अगर आज मंडे है इस लिहाज से, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फिर द डे आफ्टर टुमारो क्या होगा। तो जाहिर है कि इसका अगर टुमारो वाले की बात करेंगे तो ट्यूसडे होगा, फिर उसके बाद आगे जाएंगे द डे आफ्टर टुमारो तो क्या होगा, वेडनेसडे। तो इस हिसाब से आप लोग का आंसर जो बनेगा वो वेडनेसडे बनेगा, यानी आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है इस पेपर से। आदिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अजित, 3 years ago he was 3 times as old as अजित, हाउ ओल्ड इज आदिल नाउ। इस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ ओल्ड इज आदिल नाउ, अजित नहीं पूछा है, क्योंकि अजित को आप एक्स करने वाले हैं, लेट एक्स करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर कहा है कि आदिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अजित। आदिल जो है दुगना है, ट्वाइस है किससे, अजित से। तो जाहिर है कि हम यहां पर लेट करेंगे, लेट अजित प्रेजेंट एज, अजित प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। अजित की प्रेजेंट एज हम क्या मान रहे हैं, एक्स ईयर्स मान रहे हैं। तो जाहिर है कि इस हिसाब से आदिल की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसका दुगना है तो वो हो जाएगा 2x ईयर्स। ओके, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है 3 years अगो, अगो आपके कुछ वर्ड से, अगो, बिफोर, ये जो वर्ड से इसमें आपको पहले कंसीडर करना है, मतलब 3 साल पहले की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर 3 साल पहले ये भी लेस किया जाएगा और 3 साल पहले की एज के हिसाब से ये भी लेस किया जाएगा। कह रहे हैं कि 3 years अगो ही वॉज 3 times एज ओल्ड एज अजित। तो क्या कह रहे हैं कि अजित से आदिल जो है वो 3 गुना था 3 साल पहले। तो अजित की एज एक्स है और आदिल की एज कितनी है, 2x। तो कौन 3 गुना था, अजित 3 गुना था किससे, ही वॉज 3 times एज ओल्ड एज अजित। तो अजित से आदिल 3 गुना था, तो आदिल वाली एज ये रही। तो अगर हम 3 गुना इसका कर देते हैं तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है सबके, ठीक है। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3x में से 2x लेस करेंगे, 2x को ट्रांसपोज करेंगे तो x बचेगा, और -3 से +9 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। लेकिन हमसे x हमने किसको लेट किया था, अजित की एज को, लेकिन हमसे पूछा किसका है, आदिल की एज। तो इस हिसाब से आदिल प्रेजेंट एज जो होगी, ठीक है, आदिल प्रेजेंट एज विल बी इक्वल टू, तो 6 है x, तो जाहिर है कि ये कितना था, 2x, तो 2 into 6 करने पर आपका 12 years हो जाएगा। गॉट इट, सबके समझ में आ गया ये क्वेश्चन अच्छे से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है नंबर सीरीज से। एक्चुअली इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो, सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कैलेंडर से था। क्वेश्चन 2 जो था आपके सामने, जो हमने आदिल अजीत के एजेस की बात की, तो वो जो क्वेश्चन था आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस, उस पर था, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है। नेक्स्ट आपका आता है नंबर सीरीज से। तो इसमें देख लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सिंपल है। यहां पर किस तरह से पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो -2 हो रहा है, यहां देखेंगे तो -4 हो रहा है, यहां देखेंगे तो यह -2 हो रहा है, इसी तरह से यहां पर -4 हो रहा है। तो अब टर्न किसका था, -2 -4 -2 -4, पैटर्न क्या कह रहे हैं, -2 -4 -2 -4, एंड यहां बनना चाहिए -2। जब -2 करेंगे तो इस हिसाब से 24 में से -2 करेंगे तो आपको मिलेगा 22। इट्स मीन दैट कि आपका आंसर होगा बी। ओके, ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन में आपको कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग के भी करने का एक अलग ही मजा है। तो बहरहाल यहां पर जो क्वेश्चन है आप देखें, DRAPE इज कोडेड एज 41326,
यानी इसका कोड ये बन रहा है, इसका कोड ये बन रहा है, इसका ये है और इसका ये है, लास्ट में ई का कोड 6 बन रहा है। कम टू द नेक्स्ट वन, यहां पर पूछ रहे हैं कि परेड का क्या बनेगा, क्योंकि यहां पर इन्हीं में से हमें नंबर्स को निकाल लेना है। इसका एक तरीका तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखें कैसे, तो यहां हमने लिखा PARADE, तो PARAD, तो P का कोड यहां पर 2 था, A का कोड 3 था, R का कोड 1 है, और उसके अलावा फिर से A का कोड क्या बन जाएगा, क्योंकि A का यहां पर 3 है तो 3 रिपीट कर देंगे, D यहां पर 4 के इक्विवेलेंट है, E यहां पर 6 के इक्विवेलेंट है। अब जरा गौर करें कि 2 3 1 3 4 6, ये आपका ऑप्शन ए बन रहा है, आपका आंसर ए बनेगा। एक तरीका इसका ये था, दूसरा इसका तरीका और है कि हम डायरेक्टली ऑप्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं, बट वो आगे और क्वेश्चंस आएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। ओके, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5, ये भी एनालॉजी से बना है और ये आपका वर्ड एनालॉजी से है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी इत्तेफाक से देखिए बैक टू बैक एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आए और वो भी वर्ड एनालॉजी से, क्योंकि बेसिकली एनालॉजी जो होती है वो आपकी नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और आपका अल्फाबेट एनालॉजी और मिक्स्ड एनालॉजी, इस तरह से 4 टाइप की एनालॉजी हमने पढ़ाई है। तो यहां जो क्वेश्चन बना है वो एनालॉजी से आपका एक वर्ड एनालॉजी ये भी और ये भी वर्ड एनालॉजी। चलिए इसका आंसर समझाते हैं आपको कैसे बनेगा। अ बुक ऑलवेज हैज, तो देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन को हमें जज किस तरह करना है, कैसे क्वेश्चंस को हमें समझना है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट आंसर्स दे रखे होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे की बुक के अंदर स्टोरी भी होती है, बुक के अंदर पेजेस भी होते हैं, बुक बाइंडिंग भी होती है, कंटेंट भी होता है, चार ही आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस पर आपको ध्यान देना है, सेंटेंस में जो क्वेश्चन है, अ बुक ऑलवेज, क्या लिखा है, ऑलवेज, क्या लिखा है, ऑलवेज। तो ऑलवेज को देखना है, हमेशा जो होता है, जरूरी नहीं है कि वहां कंटेंट हो, जरूरी नहीं है हमेशा वहां बाइंडिंग हो, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। हमेशा जरूरी नहीं है कि वहां पर जो है स्टोरी ही हो, कुछ दूसरा कंटेंट भी हो सकता है, तो इस लिहाज से फिर आपका आंसर जाता है पेजेस। गॉट इट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉगस पेयर। यहां जरा गौर से समझने की, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल इसमें सभी ऑप्शंस ऐसे हैं कि कभी लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें इसकी गहराई को जानना है। कॉलेज इज टू डीन दे रखा है, तो इसमें समझ में बात ये आती है, जो कॉलेज है, कोई डिपार्टमेंट है और आपका जो इस तरह की चीज है, तो वहां जो है उनका जो केयर टेकर होते हैं, कह सकते हैं कि जो देखभाल करने वाले होते हैं, जो हेड होते हैं एक तरह से, वो आपके डीन कहलाते हैं, ठीक है, वो आपके डीन कहलाते हैं। सिमिलरली म्यूजियम के अंदर जो चीजें, देखिए वार्डन तो वैसे भी नहीं होने वाला है, आप लोग सब जानते हैं कि वार्डन जो होगा वो एक किसी हॉल का, पर्टिकुलर हॉल का होता है, उसकी केयर टेकर होता है, कह सकते हैं, लेकिन यहां जो है वार्डन इसके रिलेटेड नहीं बन रहे। फिर आता है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर भी नहीं रहेगा। क्यूरेटर इसका सही आंसर है, और क्यूरेटर का मीनिंग है कि म्यूजियम में जो चीजें रखी रहती हैं उनकी देखभाल करने वाले को हम क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी लाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है, ये भी इत्तेफाक से आपका कोडिंग डिकोडिंग से आया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, ये 5 स्टूडेंट्स टेक पार्ट टूर्नामेंट इन अ टूर्नामेंट, ईच वन हैज टू प्ले, इस तरह से, ये एक तरह से मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन 7 को समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 612 मीन्स, क्या कहा है, 612 मीन्स हेल्दी एंड गुड। ध्यान देने की जरूरत है यहां इस क्वेश्चन में। 934 means food is nutrition, 325 means eat healthy food। अब कई बच्चे ये सोचते हैं इस तरह के क्वेश्चन करने में कि भाई 6 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 9 यहां आ गया, 3 यहां आ गया और 4 यहां आ गया। ऐसे ही बच्चों ने अंदाजा लगाया कि 3 यहां आ गया, 2 यहां आ गया और आपका 5 यहां आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में हम ये देखते हैं जो सिमिलर वर्ड्स हैं उस पर फोकस करना है, चाहे डिजिट्स अप एंड डाउन हो जाएं, डजंट मैटर। तो सिमिलर वर्ड देखिए, हेल्दी एंड गुड, इसके अंदर क्या है, हेल्दी। ध्यान देने की जरूरत है, यहां भी हेल्दी है बेटा और यहां भी हेल्दी है, क्लियर। जब दो जगह हेल्दी है तो इन दोनों कोड में, इस वाले कोड में और इस वाले कोड में सेम नंबर फिर क्या है, 2। सेम नंबर क्या है, 2। तो समझ में क्या आता है कि हेल्दी का जो मीनिंग आएगा निकल करके, क्योंकि हेल्दी इसमें नहीं है, इन दोनों से हमने कंसीडर किया, तो हेल्दी इक्विवेलेंट किसके होगा, 2 के। अब चलिए दूसरी चीज पर आइए, यहां पर और देखते हैं आगे। तो यहां पर क्या है, देखिए फूड एंड यहां पर गुड है, यहां फूड है, ध्यान से देखें सेकंड वाले में, यहां फूड है और यहां फूड है। जब दो जगह फूड है तो इन दोनों में जो सेम नंबर होगा वो फूड के इक्विवेलेंट होगा, तो जाहिर है कि फूड के इक्विवेलेंट क्या निकल कर आ रहा है, इन दोनों में, इन वाली दोनों लाइन में, ठीक है। तो फूड यहां पर देखो सेम क्या है, 3, यहां 3 है, यहां भी 3 है, तो फूड के इक्विवेलेंट क्या निकल कर आया, फूड के इक्विवेलेंट आपका 3 आ गया, ठीक है।
अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 8 का मीनिंग क्या होगा, 8 किस डिजिट के ऊपर स्टैंड करता है। तो जाहिर है कि यहां हमें थोड़ा सा गौर से देखना है। देखिए एक हमने हेल्दी निकाल दिया, 612, 22 दोनों में सेम था, 33 दोनों में सेम था। अब यहां पर 3 और 2 आपके इस वाले हिसाब से अगर देखें 3 to 5, तो हमारे पास ईट हेल्दी फूड, तो बचता क्या है, सिर्फ ईट बचता है। क्या बचता है, सिर्फ ईट बचता है। और यहां क्या बच रहा है, सिर्फ 5 नंबर बच रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ईट इक्विवेलेंट होगा 5 के, आपका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक टूर्नामेंट में पार्ट लिया है, एक हिस्सा लिया है। ईच वन हैज टू प्ले एवरी अदर वन। लेकिन इस तरह से बताया गया इस क्वेश्चन को कि हर एक के साथ एक दूसरे का गेम होता है, टूर्नामेंट होता है। हाउ मेनी गेम्स मस्ट दे प्ले, तो कितने गेम मतलब वो खेलेंगे ओवरऑल। तो हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। देखिए अगर सिंपल है, अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेयर हो गए। देखो 1 का गेम 2 के साथ होगा, एक गेम हो गया। और 1 ही का फिर आपका किसके साथ होगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ है ना, 1 का 3 से भी होगा, और इसी तरह से 1 का 4 से भी होगा, और इसी तरह से 1 का 5 से भी होगा। तो कितने गेम हो गए, 1 2 3 4, 4 गेम। अब 1 का 2 से हो गया तो जाहिर है 2 के साथ 1 तो मैनेज हो गया, लेकिन 2 का 3 से, फिर उसके बाद 2 का 4 से, इसी तरह से 2 के आपका 5 से बनेगा। तो कितने हो गए। अब फिर आगे सुने, यहां पर 3 के साथ, क्योंकि 2 का 3 से यहां हो चुका है, तो अब हम बनाएंगे कि 3 का गेम 4 के साथ और 3 का आपका 5 के साथ। क्लियर। अब जब 3 का 4 के साथ हो गया तो और 5 के साथ हो गया, तो सिर्फ एक बचता है आपका 4 5 के साथ। तो कुल मिलाकर कितने होने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो टोटल इस तरह से जब वो एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो टोटल आपके 10 गेम्स बनेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने मैथमेटिकल रीजनिंग से है, लेकिन ये एक डेसिमल बेसिक क्वेश्चन है और डेसिमल नंबर से ये क्वेश्चन लिया गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कहे इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, लेकिन कुछ पॉइंट लगा करके, डेसिमल लगा करके आपके सामने रखे गए। तो आपने देखा कि यहाँ जो है, अगर मैं बात करता हूँ 54 अपॉन 0.07 है, तो डेसिमल को यहां से स्किप करेंगे तो नीचे 2 डिजिट हैं, तो यहां पर 2 जीरो बढ़ा दिए जाएंगे, तो ये इक्विवेलेंट हो गया 5400/7। ठीक है, अब इस पे आ जाएं, यहां पर क्या है 55.4 अपॉन 0.07। तो भाई 5.4 का मतलब यह है कि 5.40, एक ही बात है ना यहाँ पर। तो इससे समझ में यह आता है कि इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहां हो गया 540/7। इसी तरह से इसको देखेंगे कि 0.54 अपॉन 70, तो इसका पॉइंट हटाएंगे, इसमें 2 जीरो आ जाएंगे, तो इस तरह से ये बनेगा 54/7000, क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पड़ा है तो वैल्यू बहुत छोटी होगी। अब यहां पर जो है 5.4 अपॉन 70, तो पॉइंट हटाइए और एक जीरो बढ़ा दे, तो ये आपका आ जाएगा 54/700। तो जरा गौर से इसको जरा देखें, यहां पर जो हमने फ्रैक्शंस बनाई हैं, सबसे पहला है 5400/7, तो 7 से इसको रिड्यूस करेंगे, कोई ना कोई बड़ी वैल्यू बनेगी, क्योंकि यहां पर 540 है 5400 की कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, तो ये तो इससे छोटा ही होगा। अब यहाँ 54 है और यहाँ 7000 है, तो डिनोमिनेटर जब इतना बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि डेसिमल में वैल्यू जाएगी बहुत छोटी हो जाएगी। और यहाँ पर 700 डेसिमल, 700 डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर छोटा है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट हो जाएंगे, बहुत छोटे आएंगे। इसमें कंफ्यूजन इसलिए नहीं रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर 5400 है, यहाँ 540 है, तो ये बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ी वैल्यू फिर हो गई ए ऑप्शन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 10 नंबर। ये क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस टेस्ट से बना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है मोना वॉक्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो सीधा सा है, कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट तो आपको मानना ही होता है। तो जाहिर है कि यहां से आपने ये कंसीडर किया कि मोना जो लड़की है वो यहां से चलती है ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया। कितना मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। हमने यहां कंसीडर कर लिया कि 30 मीटर, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है। अब कह रहे हैं देन शी टेक्स राइट। अब जाहिर है कि जब वो ईस्ट की तरफ जाएगी तो उसका राइट इधर रहेगा और लेफ्ट इधर रहेगा, तो वो राइट टर्न लेती है एंड वॉक्स 40 मीटर। राइट टर्न लेने के बाद कितना मीटर जाती है, 40 मीटर जाती है। तो देखिए यहां जो है इधर आएगी वो, तो ये हो गया आपका 40 मीटर। अब जब आया है ये लड़की जो इधर आई है, तो ये साउथ में आ रही है, जाहिर है किसमें आ रही है, साउथ में। अब कह रहे हैं कि एंड अगेन टेक्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। अब जब वो इधर की तरफ आ रही है, साउथ की तरफ आ रही है, तो आपका राइट इधर साइड में जाएगा ना, तो इसलिए फिर आप यहां पर यहां इस तरह से कंसीडर करेंगे कि ये 30 मीटर फिर आपका किधर की तरफ जा रहे हैं,
राइट, राइट की तरफ जाएगा तो इधर क्या बनेगा, आपका होता है वेस्ट होता है। फिर आगे आपसे कह रहे हैं कि एंड देन टेक्स लेफ्ट टर्न, और जब इधर वो चली जाती है फिर वो लेफ्ट टर्न लेती है, तो इसका सेंस ये जा रहा है कि जब वो लेफ्ट टर्न लेगी तो उसका लेफ्ट इधर आएगा और लेफ्ट टर्न वो नीचे की तरफ आएगी। फिर पूछा है कि किस डायरेक्शन में उसका फेस रहेगा। सिंपल सी बात है कि यहां आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि साउथ में जाएगा। किस में जाएगा, साउथ में, तो आपका आंसर साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है और इस क्वेश्चन में ये मैथमेटिकल रीजनिंग से आपका लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, वरुण कवर्स अ डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन 6 मिनट्स। वरुण जो है स्पीड कवर कर, एक स्पीड मतलब उसकी है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 6 मिनट में वो एक डिस्टेंस को तय करता है। तो सबसे पहले हमें वो डिस्टेंस क्या होगा, तो पहले अभी फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करेंगे, तो स्पीड यहां पर 20 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग दे रखा है और इनटू टाइम यानी 6 अपॉन यहां पर 60 किया जाएगा क्योंकि यहां पर मिनट में दे रखा है, और जब आप इसमें क्योंकि यहां पर किलोमीटर पर आवर में है तो इसलिए यहां पर आर में करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। क्लियर है, तो यहां जो है आप इसको रिड्यूस करेंगे, 6 1 जा 6 10 जा, और इस तरह से 10 1 जा 10 2 जा, तो पता ये चलता है कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस वरुण तय कर रहा है 6 मिनट के अंदर 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड रखते हुए। आगे सुने, इफ वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, अगर उसी सेम डिस्टेंस को वो कवर करना चाहता है यानी इसी डिस्टेंस को 5 मिनट के अंदर, तो उसकी स्पीड वहां कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि हम स्पीड ने यहां पर निकालने जा रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिंपल है कि अब आपके पास डिस्टेंस वही सेम वाला रहेगा जो पहले आया था, तो यह हो गया 2 किलोमीटर, और टाइम जो है वो आपका दे रखा है 5 मिनट। फिर वही बात आती है कि 5 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, इसलिए क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट ही मिनट में था, इसको आर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, 5/60 आर हो जाएगा इस तरह से। अब उसके पास आपके यहां पर बनेगा 2 इंटू 60 अपॉन यहां आ जाएगा 5। तो देखिए यहां पर जब चेंज करेंगे 5 1 जा और 5 1 जा 5 2 जा 10, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करने में आपका बन जाएगा यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो चीज निकल करके आई है ये आपका आंसर डी है। क्लियर, नोट करें। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है और जो कि ब्लड रिलेशन से बना है। अब बात आती है ब्लड रिलेशन की, जब बात आती है तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, ये बड़े कंफ्यूजिंग होती है इसके अंदर, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान तरीके से डेसिफरिंग कोड के अकॉर्डिंग आपको यहां पर समझाया जाएगा, तो इजीली समझ में आ जाएगा। और आप लोग से भी यही मेरा कहना होगा कि आप इसी वे में इस तरह से क्वेश्चंस को, जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं ऐसे ही करेंगे तो इजी हो रहेगा। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में कहा है ए एंड बी आर सिस्टर्स। देखिए और करिएगा, कहा है कि ए एंड बी जो हैं वो सिस्टर्स हैं, एंड सी एंड डी जो हैं, ए एंड बी सिस्टर्स से, सी एंड डी जो हैं वो ब्रदर्स हैं। कहा गया है कि इफ ए इज डी इज मदर, यानी ए जो है वो डी की मदर है, देन हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, तो सी जो है वो बी से रिलेट कैसे करेगा। अब डेसिफरिंग फिगर्स के अंदर, डेसिफरिंग कोड के अंदर यहां आपको अगर माइनस माइनस के होते हैं वो फीमेल के लिए होता है, प्लस प्लस का होता है मेल के लिए, लेकिन माइनस माइनस के अगर इक्विवेलेंट ऐसे लिखे हुए जैसे हमने लिखा है तो वो दोनों सिस्टर्स होते हैं। तो यहां पर हमने ए और बी माइनस माइनस में ये दोनों सिस्टर हैं। फिर समझिएगा कि अगर प्लस प्लस के होते हैं और इक्विवेलेंट लिखे हुए हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए, जैसे कि यहां लिखा है कि सी एंड डी ये आपस में ब्रदर्स हैं। फिर एक और चीज यहां पर समझ में आती है, क्वेश्चन में कहा है कि इफ ए इज डीज मदर, तो डी की जो मां है अगर माइनस ऊपर होगा प्लस नीचे होगा तो वहां पर माइनस वाला वो मदर रहेगा और नीचे वो आपका सन होगा। तो इस तरह से यहां पर आपका रहेगा। तो इस तरह से यहां पर डी की जो मदर है वो कौन है, ए, जैसा कि हमने ग्राफ में यहां पर शो किया है। अब उसके बाद यहां देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है, ये दिया गया लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि सी का रिलेशन बी से क्या होगा। तो भाई सी क्या है, सी जो है वो डी का ब्रदर है, सी जो है वो डी का ब्रदर है। तो जाहिर है कि इसके जो भाई है इसकी जो मां है वो इसकी भी मां होगी, लेकिन ए की जो बहन है वो कौन है, बी है। ए की बहन कौन है, बी है। तो इससे समझ में यह आता है कि सी और बी का आपस में जो रिलेशन होगा तो इसका मतलब ये बी जो होगा वो सी के लिए आंट होगा। क्या होगा, आंट होगा, ये इनकी आंट होगी। क्वेश्चन क्लियर है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है और ये भी आपको मैं समझता हूं इससे क्लासिफिकेशन से दिया गया है, और क्लासिफिकेशन में
क्योंकि यहाँ पर कहा गया है ना कि इसमें से जो ऑड वन है वो बताइए, तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन से है और क्लासिफिकेशन में भी ये वर्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आपको समझना है ये चारों वर्ड। देखिए मैंने कुछ मीनिंग्स भी आपके सामने लिखे हैं। इसमें कह रहे हैं 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट। इनमें से 3 सेम है और एक अलग है। तो यही होता है क्लासिफिकेशन, हमें करना है जो ऑड वन है उसको अलग निकालना है, वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास गॉगल्स लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है स्पेशल ग्लासेस दैट यू वियर टू प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम वाटर, विंड, डस्ट एक्सेट्रा। वो चश्मा जो आमतौर पर हम बाइक वाइक पे निकलते हैं, पहनते हैं, हवा, डस्ट वगैरह से या बारिश वगैरह के पानी से बचने के लिए लगा लेते हैं, नॉर्मल जो लगा लेते हैं उसे गॉगल्स कहते हैं। स्पेक्टिकल्स की बात करेंगे तो स्पेक्टिकल्स जो है दैट इज इंप्रेसिव और शॉकिंग टू लुक एट, यानी वो कुछ इस तरह का जो आपके कुछ इंप्रेसिव हो और देखने में थोड़ा सा अच्छा सा लगे, वो एक तरह से गूगल्स का सिमिलर ही है, गॉगल्स का सिमिलर ही है। नेक्स्ट बात करेंगे बाइफोकल्स। बाइफोकल्स का मतलब है कि फॉर आईसाइट, ये आईसाइट के लिए है, तो ये भी चश्मे की ही बात की जा रही है। ये भी चश्मा हो गया, ये भी चश्मा हो गया, ये भी चश्मा हो गया, क्योंकि आईसाइट के लिए इसमें जो इसका एक पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा वो पास के लिए और नीचे वाला हिस्सा दूर के लिए, या शायद मैं अपोजिट बोल रहा हूं, तो आप समझ पा रहे हो। तो यहां जो है, जो मैं कह रहा हूं कि गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, बाइफोकल्स, ये तीनों एक तरह से सिमिलर हैं, लेकिन ऑप्टिकल रीडर जो है वो इसमें ऑड वन है, अलग है। स्कैन्स नंबर प्लेट्स एंड कंपेयर्स देम अगेंस्ट स्टॉलन व्हीकल्स। समझ में आई बात? तो इसलिए ये ऑड वन हुआ, आपका आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ अ कैंडिडेट स्कोर 16, 25, 18, 17 एंड 19 मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एक बच्चा, एक कैंडिडेट अलग अलग मार्क्स लेकर के आता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, किसी में 16 है उसके, किसी में 25 है, किसी में 18 है, किसी में 17, किसी में 19। देन व्हाट विल बी द मीन्स मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट। तो यहां पर मीन मार्क्स क्या होगा? अगर मैं बात करूं, देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन आया, कितना आसान क्वेश्चन आया। 7th या 6th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के अंदर यहां पर मीन में इसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं मीन निकालने के लिए, तो वही क्वेश्चन आया। तो बहुत आसान है, यहां पर आपको मीन मार्क्स निकालना है। तो मीन मार्क्स निकालने के लिए आपके जो भी गिवन मार्क्स हैं, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको करना है, बस। तो यहां जो है आपके पास 16 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 19 एंड ये कितने हैं सब्जेक्ट्स? 5 हैं। सिंपल, आप 5 से डिवाइड करेंगे। इन सब का जब हम सम करेंगे तो कितना बनेगा? देखिए 16, 25, 18, 17, 19, इन सब का सम करने पर आपका चेक करते हैं यहां पर कितना हो रहा है, जरा जल्दी से इसका सम कर लेते हैं। देखिए 25 और 16, 35 और 6, 41, 41 और यहां पर हो जाएगा 18, 41 और 18 मिला करके आपका हो जाएगा 59, 59 और आपका 17, अगर वन इधर करते 60 और 70 और 76, 76 और यहां पर 10, 86 और 9, 86 और 9, 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका सम टोटल? 95 अपॉन 5। जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? 19 आएगा। इसका आंसर है 19। ये था मीन मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कह सकते हैं कि वही बेसिक मैथ से ही आया है ये भी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये आपका एनालॉजी से आया, वर्ड एनालॉजी से। देखो इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, यहाँ ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया, अगर बाद में देते तो इसमें से कुछ और भी आंसर हो सकते थे। बहरहाल इसका आंसर मैं बता देता हूं। यहाँ आपका पैसा रुपये, तो पैसा छोटी यूनिट है, रुपये बड़ी यूनिट है। और अब किलोमीटर से छोटी जो यूनिट होती है, देखिए वैसे तो मीटर भी होती है, ये भी सही है, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे मीटर हाँ छोटी है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली हमें देखना है कि कितना छोटा है। हेक्टोमीटर भी उस हिसाब से, क्विंटल चलिए वो अलग चला गया, क्विंटल का तो बिल्कुल ही अलग हो गया, तो ये तो बनेगा ही नहीं। या तो हेक्टोमीटर में से या मीटर में से या डेकामीटर में से कोई आंसर होगा। तो अब 3 आपके सामने निकल कर आ रहे हैं, तो कैसे जज करें? तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप ये देखें कि 1 पैसा कितने रुपए के इक्वल होगा? 1/100 रुपए के इक्वल होगा। 1 पैसा 1/100 रुपए के इक्वल होगा। इन द सेम वे यहां पर पहले वाली यूनिट पैसा है, तो ये यानी इसके 1/100 के इक्वल होगा। तो यहां क्वेश्चन मार्क के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? 1/100 आपका यहां पर जो है ये किस तरह से बनेगा? देखिए यहां जो है आपका किलोमीटर के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो ये होता है 1/100 किलोमीटर जो होता है डेकामीटर। क्या होता है? डेकामीटर। तो आपका आंसर इस तरह से डी बनना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16 एंड 17। 16 और 17 दोनों ही क्वेश्चन ये आपके क्रिटिकल रीजनिंग से आए हैं, जो सिलॉजिज्म के अंदर कवर करता है।
तो सिलॉजिज्म चैप्टर है रीजनिंग के अंदर, उससे आपके क्वेश्चंस बने हैं। ये क्वेश्चंस में भी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से इसको समझा। बहरहाल फर्स्ट का आंसर तो बहुत ही सिंपल से आपको समझना है। ऑल डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन्स एंड फ्यू डायमंड्स आर नॉट प्रीशियस स्टोन्स। जब भी आपके क्वेश्चन में ऑल और फ्यू का कॉन्सेप्ट रहेगा, जब भी आपके क्वेश्चन में ऑल और फ्यू का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो जाहिर है वो कॉन्ट्राडिक्टरीज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्राडिक्टरीज। इसका आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल इरेजर्स आर चॉक्स एंड सम चॉक्स आर डस्टर्स। ध्यान देना कि यहां पर लिखा है ऑल इरेजर्स आर चॉक्स, लेकिन सम चॉक्स आर डस्टर्स। तो ऑल इरेजर, जितने इरेजर्स हैं वो सब चॉक्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ चॉक्स जो हैं वो डस्टर्स हैं। तो क्वेश्चन में यहां कहा गया है, ए ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑल इरेजर्स आर डस्टर्स। तो सारे इरेजर डस्टर तो नहीं है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट के हिसाब से गलत हो रहा है कि सारे इरेजर चॉक्स का है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए ये तो नहीं बनेगा। लेकिन दूसरे में कह रहे हैं कि सम इरेजर्स आर डस्टर्स। तो सम इरेजर्स आर डस्टर्स, तो ये बात सही है, क्योंकि ऑल इरेजर्स चॉक्स के लिए कहा है और सम चॉक्स आर डस्टर्स हैं। तो जब सम चॉक्स आर डस्टर्स हैं, तो जाहिर है कि यहां पर जो है आपके कुछ जो है उनमें से चॉक्स डस्टर बनेंगे, तो कुछ इरेजर डस्टर भी कहलाएंगे। तो इसलिए आपका आंसर जो है वो बी बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपका एनालॉजी से दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपका कह सकते हैं कि उससे आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से ही है, क्योंकि डिवाइड प्लस के इक्विवेलेंट है और प्लस माइनस के इक्विवेलेंट है, इस तरह से। तो यहां आपको देखना है, अभी बनाएंगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो पहला यहां पर देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनालॉजी से नहीं है बल्कि क्लासिफिकेशन से। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यहां पर देखें क्लासिफिकेशन से, क्योंकि कौन सा ग्रुप इससे ग्रुप से नहीं मैच कर रहे। तो स्वीडन हो गया, इटली हो गया, एस्टोनिया हो गया। इसमें सिप्रस अलग है, मैं बताता हूं अभी रीजन क्या है। एक ग्रुप है जिसका नाम है बाल्टिक कंट्रीज, जिसके अंदर 7 कंट्रीज आती है, जिसमें आपका स्वीडन है, इटली है, एस्टोनिया है। यानी मैंने बताया कि यहां पर बाल्टिक कंट्रीज के नाम से एक ग्रुप है। तो वहां जो है आपको समझना है कि उसके अंदर आपके स्वीडन आता है और इटली आता है, एस्टोनिया आता है, पोलैंड आता है, जर्मनी आता है, इस तरह से टोटल 7 कंट्रीज वहां आते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो सिप्रस है, क्योंकि ये इसके अंदर डिफरेंट है, ऑड वन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिवाइड स्टैंड्स फॉर प्लस एंड मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। यहां इस क्वेश्चन में जो एमयू में दिया गया था ये क्वेश्चन, इसके अंदर छोटा सा एक मिस्टेक ये मुझे नजर आया कि इसके बाद यहां पर डिवाइड के साइन के बाद 100 था, और 100 होने पर वहां पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्वेश्चन नहीं बन रहे। हालांकि हमने ऑप्शन मेंशन नहीं किया, अभी हम लिख देते हैं। तो पहले यहां पर देखिए कि 63 और डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 14, मल्टीप्लाई की जगह पर आपका माइनस हो जाएगा 5, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 8। फर्दर सॉल्व करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो आपका बनेगा 77, और यहाँ -5, और उसके बाद डिवाइडेड बाई, डिवाइड की जगह पर यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। डिवाइड की जगह पर यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और इस तरह से हम यहां प्लस कर लेंगे। तो 77 में से इसको लेस करेंगे तो आपका 72 प्लस 8, तो आपको मिलेगा 80। तो इसका सही आंसर 80 बनेगा। ऑप्शन इसके क्या क्या है मैं एक बार बता देता हूं आपको। इसके ऑप्शन है 162, 146, 72, 80। ऑप्शन ए 162, ऑप्शन बी 146, और ऑप्शन सी, वन सेकंड में बता रहा हूं, ऑप्शन सी जो है वो आपका 72 और ऑप्शन डी 80 है। 72 और ऑप्शन डी है आपका 80। तो इसका सही आंसर जो बन रहा है वो आपका है 80। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको सही कर दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है। ये क्वेश्चन आपका, ये भी बेसिक मैथमेटिक्स से ही आया कहूंगा ये, क्योंकि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, और सिंपल इंटरेस्ट आपके क्लास 6-7 स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 900 पर सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है, जिस पर आपको कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 4.5% पर एनम है, और 2 इयर्स के लिए। तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। देखिए, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नॉर्मली हम लगाते हैं PRT अपॉन 100, ये लगाते हैं। लेकिन 100 के साथ मल्टीप्लाई जब 2 से किया जाता है, जब अगर आपका मंथ में वहां पर टाइम दे रखा होता है। टाइम जो दे रखा है वो ईयर में दे रखा है, तो इस हिसाब से ये समझ में आता है कि यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो ये जो है इस वाले अमाउंट पर, तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल 900 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5, और इंटू यहां पर टाइम 2 इयर्स है, अपॉन इसके साथ 100 से डिवाइड करेंगे। 2 0 से कैंसिल कर देंगे 2 0 को, उसके बाद ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बच रहा है। ऊपर क्या है आपका 9 इंटू 4.5 का ट्वाइस करेंगे तो वो भी 9 हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलता है, 9 इंटू 9 81। आपका आंसर क्या निकल कर आया, ए ऑप्शन।
बच्चों आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अब जो क्वेश्चन आए बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन आए। तगड़े से मतलब ये नहीं है कि बहुत टफ है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं। बट अभी तक जैसे सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आपको इसमें मिला रीजनिंग में, जो कि क्लास 6-7 स्टैंडर्ड का है, बेसिक क्वेश्चन है। एक हमने वो प्लस डिवाइड और माइनस वाला क्वेश्चन किया, वो भी बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन हमें ऐसे नजर आए जो बहुत ही बेस लेवल के, लेकिन हाँ यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे। हालांकि ये भी बहुत आसान है। 22 एंड 23 क्वेश्चन नंबर जो है ये थोड़ा सा इसमें लॉजिक प्रॉपर कॉन्सेप्ट सही से क्लियर होने पर ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 22 एंड 23 अल्फाबेट सीरीज से हैं और ये वाला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं 21 नंबर का। 20 तक अब तक हम कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके समझ में आ चुका होगा उम्मीद है। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपके पास वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, कैन नॉट बी। इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, एक कैन और एक कैन नॉट बी। एक कैन नॉट बी। तो कैन नॉट बी का मतलब है कि इन वर्ड में से जो नहीं बन रहा हो। अगर मैं इसकी बात करूं TRAIN, तो यहां टी भी अवेलेबल है, आर भी अवेलेबल है, ए भी अवेलेबल है, आई भी अवेलेबल है, एन भी अवेलेबल, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं होगा। अब बात करेंगे प्रिंट की, तो इसके अंदर इस वाले वर्ड के अंदर पी नहीं है तो कैन नॉट बी फॉर्म, तो पी से बन रहा है, बाकी RINT है, डजंट मैटर, तो इसीलिए आंसर आपका प्रिंट बनेगा। सबके समझ में आ गया इसका आंसर क्या बन रहा है, प्रिंट बन रहा है। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। घूम गए क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हालांकि अल्फाबेट सीरीज से है ये क्वेश्चन, और अल्फाबेट सीरीज में करने का भी अपना एक मजा है। और यहां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंग्लिश अल्फाबेट की अगर बात करेंगे नॉर्मली, तो 1 से लेकर के ए से लेकर के जेड तक जाएंगे तो वहां 26 पर पहुंचेंगे। 1 2 3 इसका सीक्वेंस पोजीशंस ऑफ द लेटर के देखें। लेकिन अगर वही चीज अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ जो होता है बेटा, अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बात करें या फॉरवर्ड काउंटिंग के हिसाब से बात करें, तो वहां पर जो है 1 से 13 तक एम पहुंचेगा और एन से आपका Z तक 14 to 26 हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं जो नॉर्मल सीक्वेंस है, जो फॉरवर्ड काउंटिंग है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। लेकिन जब हम इसके कंपैरेटिवली रिवर्स ऑर्डर की अगर बात करेंगे, तो रिवर्स ऑर्डर में ये चीजें उल्टी हो जाती है। जैसे कि मैंने लिख के रखा है, यहां पर मेंशन किया है, Z से हम शुरू करेंगे, ZY, यानी Z जो आएगा वो 1 पर आएगा, Y 2 पर, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलेगा। और यहां जो आपका आएगा, एक आप देख रहे हैं कि यहां जो आएगा N जो होगा वो आपका 13 नंबर पे होगा। इसमें M 14, क्योंकि इधर से फर्स्ट हाफ जो होगा रिवर्स ऑर्डर के हिसाब से वो Z to N होगा, यानी 1 to 13 ये बनेगा। अब क्वेश्चन को समझे जरा, जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखना है। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तो हमने रिवर्स ऑर्डर में ऐसे शो कर दिया, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर विल बी द थर्ड, कौन सा लेटर थर्ड होगा, कौन सा लेटर थर्ड होगा टू द लेफ्ट ऑफ द 13th लेटर, जो 13th लेटर है उसके लेफ्ट से, 13th लेटर है उसके लेफ्ट से अगर हम बात करेंगे, तो देखो जरा गौर से देखो, यहां अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इसको मैंने असल में लिखा फॉरवर्ड काउंटिंग के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, लेकिन जब हम रिवर्स के हिसाब से अगर काउंट करेंगे, तो यहां पर जो है Z जो आएगा 1 नंबर पे आएगा, उधर से हम देखेंगे, तो यहां से यहां तक 13th है, तो इसमें कहीं ना कहीं लेफ्ट, वैसे तो आपको इधर नजर आ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर की, तो 13th नंबर की पोजीशन आपकी यहां नजर आ रही है, लेकिन ये 13th नंबर की पोजीशन है, ठीक है, 13 पोजीशन है। और इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन कहा गया है, तो 13th लेटर के लेफ्ट से, तो जाहिर है कि ये फॉरवर्ड काउंटिंग के हिसाब से ऐसे चल रहे हैं। नॉर्मली अगर देखें यहां पर, तो इसके अकॉर्डिंग तो 13 यही आ रहा है, समझिएगा बात को। तो इस हिसाब से एक ये है सेकंड, और ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड हो गया, और आपका ये आ गया थर्ड। तो लेफ्ट जो जाएगा वो आपका बनेगा Q, इसका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कहा गया लिया गया है। इस क्वेश्चन में है, देयर आर 16 बुक्स अरेंज्ड इन द रो ऑफ अ बुक शेल्फ। एक बुक शेल्फ के अंदर 16 बुक्स को इस तरह से अरेंज किया गया है, जिसमें आपसे कह रहे हैं, इफ द बुक एक्स पोजीशन इज फिफ्थ, एक बुक का नाम है एक्स, इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, फिफ्थ है। कितनी है, फिफ्थ है। फ्रॉम द लेफ्ट साइड से हम देख रहे हैं, तो फ्रॉम द लेफ्ट साइड कहां आएगा, इसको जरा गौर से सुनना है। 1 2 3 से लेकर के 16 बुक अरेंज हो रही है एक शेल्फ के अंदर। अब लेफ्ट साइड कहां आएगा, इधर से आएगा। लेफ्ट साइड कहां आएगा, इधर से आएगा। तो इधर से 5वें नंबर की जो पोजीशन है वो जाहिर है यहां पर जो है आपकी कौन सी होगी, एक्स। तो आपसे कह रहे हैं कि इसमें हाउ मेनी टोटल बुक्स आर आफ्टर बुक एक्स, तो एक्स बुक के बाद कितनी बुक्स यहां पर होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका आंसर होगा
11 गॉट इट। अच्छे तो समझ में आ गया। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं रीजनिंग के। वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर कोई न्यू है हमारी वीडियो पे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और कहीं ना कहीं आपको यहां पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दूसरी एक चीज यह है कि यहाँ बहुत सारी हमारी अदर वीडियोस भी यहाँ पर अपलोडेड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इसी तरह से अब जो सेशन आ रहा है, क्योंकि एंट्रेंस का सेशन शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर का, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी हमने प्लान करके रखा है। तो सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। कहीं डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। यस गाइस, अब आपके सामने ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, फिर इसके बाद हम वीडियो को यहां पर खत्म करने जा रहे हैं 24 25। उसकी अगली वाली वीडियो जो रहेगी वो भी कंटिन्यू इसके बाद आपकी रहेगी, उसमें हम इंग्लिश के पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो रीजनिंग और इंग्लिश हमारा पार्ट है, एक हमारे शाजिब सर हैं, और बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड और जीए जी के वगैरह का पार्ट, वो उनके हैंड से है। तो उनकी भी वीडियोस हम अपलोड कर देंगे जल्द ही। तो पहला सबसे पहले आज के दिन में ये रीजनिंग की अपलोड हो रही है। इसमें आपके सामने 23 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 जो क्वेश्चन है ये आपका क्लॉक से है, क्लॉक रीजनिंग से। अभी पीछे के 1-2 क्वेश्चन कैलेंडर रीजनिंग से भी आए, तो क्लॉक ऐसा कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है जिसमें क्लॉक और कैलेंडर का नहीं आता हो। कहीं ना कहीं हर एंट्रेंस के अंदर ये क्वेश्चंस बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहां जो है क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स आर देयर इन द हैंड्स how many times are the hands of a clock at right angle? यानी 90 डिग्री के एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेंगे। तो ये हमने जब आप लोगों को पढ़ाया था, यानी जब हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, तो वहां पर हमने ये बात बताई थी कि 90 डिग्री का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि 90 डिग्री के कितने एंगल बनते हैं 12 घंटे में और 24 घंटे में, ये कॉन्सेप्ट था। फिर 180 डिग्री के, यानी जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो तब कितनी बार ऐसा होता है। फिर एक जो हैंड है वो दूसरे हैंड के, यानी मिनट हैंड आर हैंड के ऊपर या आर हैंड के ऊपर मिनट हैंड आ जाता है, लाइक इस तरह से, तो वो कोइंसिडेंस कहलाता है, यानी 0 डिग्री एंगल। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहां पूछा है राइट एंगल का, तो इसका होता है 12 घंटे में आपका, हमने वहां जो बताया था ऑफलाइन क्लास में वो 24 घंटे का बताया था, 44 बार ऐसा होता है। लेकिन यहां 12 घंटे में आपका 22 बार ऐसा होता है कि राइट एंगल बनते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये कुछ फैक्ट्स हैं क्लॉक के जो हमें याद रखने पड़ते हैं। हमने बच्चों को सबको वहां लिखवाए थे और उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चों ने इसको बिल्कुल परफेक्टली किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 यूजुअल डाइस आर थ्रोन ऑन द ग्राउंड। देखो 4 डाइस हैं जो ग्राउंड के ऊपर फेंके जाते हैं। अब कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑन द टॉप फेसेस, उनके जो ऊपर के फेसेस हैं, डाइस को फेंकने के बाद उनके टॉप फेसेस जो हैं, टॉप फेसेस जो हैं वो 4 डाइस के क्या शो कर रहे हैं, उनका सम जो है, क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑन द टॉप फेसेस ऑफ दीज 4 डाइस इज 16। यानी जो ऊपर शो हो रहे हैं हमें डाइस फेंकने के बाद, उनका सम 16 हो रहा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं 6 2 4 4। एक डाई के अंदर 6 आया है, दूसरे डाइस के अंदर 2 आया है, तीसरे डाइस के अंदर 4, चौथे डाइस के अंदर 4, इन सब का सम कर रहे हैं 16 आ रहा है। लेकिन ये तो क्वेश्चन यहां तक समझ लिया। अब क्वेश्चन में आगे का है, व्हाट इज द टोटल फेसेस टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को कितना टच करें। तो इसका सेंस क्या जाता है बेटा, इसका सेंस ये जाता है कि जो आपका डाइस फेंका गया है उसके टॉप में जो नंबर है 6, तो उसके नीचे होता है 1 जो ग्राउंड में टच हो रहा है, और नंबर है 2 डाइस अगर टॉप में फेस कर रहा है तो उसके नीचे होता है 5। नंबर है 4, अगर 4 आता है डाइस में टॉप में तो उसके नीचे 3 होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप डाइस को पकड़ करके आज ही जाकर के देखिएगा घर पर कि डाइस में किस तरह से कंपैरिजन में बन रहे हैं। तो 4 के नीचे 3। अब पूछा है कि रेस्पेक्ट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द फेसेस टचिंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड को टच कर रहे हैं उनका टोटल नंबर फेसेस कितना है, तो इनका सम कर लो सीधा सीधा। 1 + 5 6 + 3 9 + 3 12। कितना आंसर आया, 12 आपका आंसर ये। होप यू अंडरस्टैंड, और आपने इस वीडियो से काफी एंजॉय किया होगा। उम्मीद है ये काफी सुटेबल और फेवरेबल वीडियो होगी सबके लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपकी इंग्लिश की आने वाली है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट है, और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। ओके।